हेलो गाइस, मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। जो आज हमने टॉपिक करना है, देखो नई स्टार्ट करना है। आज हमें फिजिकल केमिस्ट्री हमें आज स्टार्ट करनी है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, बड़ा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। देखना जरा ध्यान से देखना, फिजिकल केमिस्ट्री का आज हमें कौन सा स्टार्ट करना है टॉपिक, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। बोल तो दो। देखो चाहे कोई भी, या फिर हमें बोर्ड एग्जाम हो, देखो किसी भी एग्जाम को ले लो, चाहे चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जैम हो, बीएचयू हो, जेएन, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो आइए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। देखो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें शुरुआत करनी है वो कहां से करनी है, हमें कंडक्टेंस से शुरुआत करनी है। बोल तो दो। देखो जब भी हम कंडक्टेंस को दिमाग में लाते हैं, ध्यान से समझना, जब भी हम कंडक्टेंस को दिमाग में लाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, ये कुछ क्या, यहाँ पे कुछ क्या कंडक्ट हो रहा होगा। बोल तो दो, यहाँ पे क्या कुछ कंडक्ट हो रहा होगा, और वो कंडक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। सभी ने सुनी होगी भाई, सभी फिजिक्स तो पढ़ के ही आए होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी का नाम आता है, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का नाम होता है, जबरदस्ती है, इलेक्ट्रिसिटी पे तो दुनिया कायम है। देखो अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी का नाम आता है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, जब यूं कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, तो दो जनों का नाम तो बेहद लिया जाता है। कौन कौन से, या तो वहां इलेक्ट्रॉन की चर्चाएं की जाती है, या फिर वहां पे क्या आयंस की चर्चा की जाती है। आपने भी कभी ना कभी इनके बारे में सुना ही होगा, क्या, या तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में या फिर किसके बारे में, आयंस के बारे में। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, अगर आयंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, देखो 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 केस की बात करते हैं। केस में अगर बनाने चलूं, देखना जरा, इतनी बात तो मुझे पता लगी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किसकी वजह से कंडक्ट होती है, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्ट होगी या फिर किसकी वजह से कंडक्ट होगी, आयंस की वजह से। अगर मैं केस बनाने चलूं, अगर मैं केस डिस्कस करता हूं, केस नंबर 1, इफ द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। देखो अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वहां पे कौन सी कंडक्टेंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। वहां पे जो कंडक्टेंस क्रिएट होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। If the electrons are responsible for the conductance of electricity, then it is known as electronic conductance. अगर केस नंबर 2 की बात करता हूं, ध्यान से समझना, केस नंबर 2, अगर मैं आयंस इन्वॉल्व हुए, बाय चांस अगर आयंस इन्वॉल्व हो गए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो इसको क्या कहते हैं, इसी को ही कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, है ना भाई। अगर आयंस की वजह से क्रिएट हो रही है तो मैं क्या कहता हूं उसे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अगर केस नंबर 3 में बनाने चलता हूं, जरा ध्यान से समझना, अगर मैं केस नंबर 3 भी बनाने चलता हूं, इफ द बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्लस में आयंस, अगर दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो गए, इफ द बोथ द इलेक्ट्रॉन एंड आयंस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, देन द थर्ड केस इज ऑल्सो फॉर्म। तो केस नंबर 3 भी बन सकता है कि दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल हो, कौन है, इलेक्ट्रॉन और आयंस, फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं एग्जांपल डिस्कस करने चलता हूं, ध्यान से देखना, तीनों के अगर मैं एग्जांपल डिस्कस करने चलता हूं, देखो सपोज करो इन द केस नंबर 1, इफ वी हैव ए मेटल, अगर मैं केस नंबर 1 की बात करता हूं, अगर कोई मेटल है, सपोज इफ वी हैव ए अल्कली मेटल, अल्कली मेटल हमें सबने सुना होगा ग्रुप 1 के मेटल, इफ वी हैव ए सोडियम, सपोज वी हैव ए सोडियम एंड सोडियम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव बना देगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या वहां पे रिलीज कर देगा। दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज responsible for the conduction of electricity, then this type of conductance is known as इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। देखो भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हुआ ना वो कंडक्टेंस के लिए, तभी हम उसको क्या पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। अगर मैं बात करूं आयंस की, अगर मैं बात करूं आयंस की, सपोज दैट वी हैव ए अमोनिया प्लस में H पॉजिटिव, इफ वी फॉर्म्ड
अमोनिएटेड आयन, अगर NH4 पॉजिटिव बन गया, अगर ये रिस्पॉन्सिबल हुआ किसके लिए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, देन दिस टाइप ऑफ कंडक्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। बड़ा इजी सा मामला है, ध्यान से समझते चलना। देखो बेसिकली हमारे को यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये तो जब आगे न्यूमेरिकल आएंगे मैं कह रहा हूँ बेहद मजा आने वाला है, बेहद मतलब तो न्यूमेरिकल में तो मजा ही आ जाएगा। देखो अगर तीसरे टाइप की बात करूं, वहां पे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस में क्या होगा, बोलो यार, आयंस होंगे। सपोज करो एक मेटल है भाई, मेटल, यहाँ पे क्या, अमोनिया, कोई भी मेटल ले लेना, उसको अमोनिया के अंदर अगर मिला देते हो, वहां पे क्या आ जाएंगे, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और यहाँ पे जो अमोनिया है वो H पॉजिटिव को गेन करके क्या बना देगी, अमोनिएटेड आयंस। तो यहाँ पे जो एग्जांपल बन जाएगा जिसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, बोल तो दो, इलेक्ट्रॉन और आयंस की वजह से। अगर इसके दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो प्लाज्मा होता है, देखो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर भी क्या होते हैं, यही केस होता है, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है कि कौन कौन सी कंडक्टेंस होती है, अगर किसकी वजह से कंडक्टेंस हुई तो उनका क्या नाम होता है। देखो जो हमें मेन इलेक्ट्रो में डिस्कस करना है वो कौन सा डिस्कस करना है, केस नंबर 2 विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखो चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो हमें टोटली फोकस किस पे करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस इज क्रिएटेड बाय द, मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन है वहां पे, आयंस है। तो आइए डिस्कस करता हूं मैं। देखो इसको डिस्कस करने से पहले, इसको इलेक्ट्रोलाइट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले अगर मैं डिफरेंस पे चलूं, किसके बीच में डिफरेंस, एक तो मुझ पे क्या, वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, थोड़ा और इसको डेप्थ में चलते हैं इसके, एक तो इलेक्ट्रॉनिक है और कौन सा हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। एक क्या है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और दूसरा क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। पहली बात तो डिफरेंस क्या आती है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, देखो मैं सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं लेकिन डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइट, इन विच ions are responsible for the conduction of electricity. If we discuss about the second difference, अगर मैं दूसरे डिफरेंस की बात करूं, ठीक है, इसमें क्या होगा, no chemical change take place, no chemical change take place। लेकिन अगर मैं वही बात करूं किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, तो सर देयर इज सम केमिकल रिएक्शन, यहां पे क्या केमिकल रिएक्शन होगी, यहां पे क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे मॉलिक्यूल में, चेंजेस इन द मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई दिस मेक द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अगर मैं थर्ड मेजर डिफरेंस की बात करूं, देखना थर्ड मेजर डिफरेंस बेहद ही इंपॉर्टेंट है, मतलब पागल ही कर देगा। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूं, देखना जरा इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, किसके, देखो मान लो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कब कंडक्शन करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का, जब उनकी क्या होगी, मूवमेंट होगी, बट ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनमें क्या आ जाएगी, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या बोलो, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वहीं अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करूं, यहां अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पे क्या कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, देयर इज नो रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन केस
कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ बढ़ने लग जाएगा। यहाँ पे क्या टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक। सो देयर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। आगे बात करता हूं मैं, आगे चलते हैं। जो हमें पहली टर्म डिस्कस करनी है कंडक्टेंस में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में, वो क्या करनी है, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस। अगर मैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्या है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ड्यू टू वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी उसी को क्या कह देते हैं, मोलर कंडक्टेंस। उसी को क्या कह देते हैं, मोलर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ड्यू टू वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट तो पता है ना, इलेक्ट्रोलाइट तो पता होगी, इलेक्ट्रोलाइट तो पता होगी यार। इलेक्ट्रोलाइट नहीं पता क्या? इलेक्ट्रोलाइट क्या बनती है, जब आयंस कंबाइन होते हैं, आयंस कंबाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। अगर जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डाला, पानी के अंदर डाला, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डाला, वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी। कितनी डिसोसिएट होती है वो आगे डिटेल में जानेंगे। फिलहाल हमने डिस्कस करना है मोलर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ड्यू टू वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं मोलर कंडक्टेंस के फॉर्मूले पे चलूं, which is represented by delta m, which is represented by delta m, which is represented by delta m, we can represent it by delta m, and the formula of उससे पहले एक चीज तो समझानी ही भूल गया, एक सेकंड, एक चीज तो समझानी ही भूल गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट थी। मोलर कंडक्टेंस से पहले एक चीज तो समझानी ही भूल गया, ओम्स लॉ। अरे ओम्स लॉ बचपन से पढ़ते आए हो, क्या होता है ओम्स लॉ, बोल तो दो। V इज इक्वल टू आई आर। V अगर मैं बात करूं, व्हाट इज दिस, पोटेंशियल, बोलो यार। V से अगर मैं बात करूं पोटेंशियल, I किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट, करंट। वहीं R किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस। वहीं R किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को। देखो सबने ही ओम्स लॉ का तो जिक्र सुना होगा, ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला आया, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। वहीं R क्या है, रेजिस्टेंस, रो क्या है तुम्हारी, रो क्या है तुम्हारी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रो क्या है तुम्हारी, रेजिस्टिविटी। और L बाय A क्या है, वैसे L किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, वहीं A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को। A किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। A किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। अगर हम मैं कंबाइन बात करूं, L अपॉन में A, टोटल ओवरऑल क्या है, ये इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट। पानी की तरह सब कुछ क्लियर करके चलो। लाइट हो गया थोड़ा, मार्कर लाइट हो गया, दिख रहा है क्या, देखना जरा, देखना जरा, दिख ही रहा होगा, दिख रहा है भाई, साफ तरह दिख रहा है। L अपॉन में A क्या है, सेल कांस्टेंट। वहीं L क्या है, लेंथ, और A क्या है, एरिया। A क्या है, एरिया, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। अगर मैं रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करूं, यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगी, ओम। ओम होती है किसकी, रेजिस्टेंस की यूनिट। ओम होती है किसकी, रेजिस्टेंस की यूनिट। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई तो मैं आगे चलता हूं। देखना जरा, देखना जरा क्या होता है। देखो हमारा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A।
देखना है ना, ऐसा फॉर्मूला होता है, ऐसा फॉर्मूला तो सभी ने ही पढ़ा है। आगे मैं डिस्कस करता हूं। देखो जरा, देखना जरा, अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं, ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा क्या, ऐसा ही होगा। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना जरा। R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं रेजिस्टिविटी R A बाय में L ऐसा सा लिख सकता हूं मैं, देखना जरा, ऐसा सा लिख सकता हूं क्या मैं, ऐसा सा लिख सकता हूं क्या, बताना इसे। देखो रो को मैंने वही रखा, R के साथ क्या आ गया A, और L क्या चला गया मेरा नीचे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई। अगर मैं इसका इनवर्स करता हूं, अगर मैं इसका इनवर्स करता हूं तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन में रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में L अपॉन में A। इतनी सी बात क्लियर हुई। ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, इसे तो अपने दिमाग में बिठा लो। इसका जो अगला मॉडिफिकेशन फॉर्मूला आएगा, मैं कह रहा हूं बेहद आधे क्वेश्चन वहीं से सोल्व होंगे। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या इस पार्ट से पूछे जाते हैं। देखो दोबारा से रिपीट करता हूं, जो कि ब्लैक, जो कि ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है, फिर से रिपीट करता हूं। देखो पहले हमने डिस्कस किया ओम्स लॉ को, देखो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, समझ में बिल्कुल आएगा। पहले हमने डिस्कस किया ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। V क्या पोटेंशियल, I क्या करंट, R क्या है हमारा रेजिस्टेंस। देखो सबने यहां से ये फॉर्मूला पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। वहीं R क्या रेजिस्टेंस को दिखाता है, रो क्या है तुम्हारी रेजिस्टिविटी, L क्या है तुम्हारी लेंथ, और A क्या है तुम्हारा एरिया। जब L बाय A को अगर मैं कहना चाहूं तो क्या होता है, ये कंबाइन अगर मैं इसे बोलूं तो ये क्या होता है, इस सेल कांस्टेंट, इसे नाम दे दिया जाता है। अगर R इज इक्वल टू, अगर हाँ यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन में। ध्यान से देखना, मैं रो रेजिस्टेंस था उसको क्या एरिया को ऊपर चला गया रेजिस्टेंस के साथ, और लेंथ क्या नीचे डिवाइड में आ गई। रेजिस्टेंस एरिया के साथ चला गया और लेंथ क्या नीचे डिवाइड में आ गई, और रो अपनी इस साइड ही रही। अब मैंने जिस चीज का क्या कर दिया, दिस पॉइंट पे मैंने क्या करा, इनवर्स कर दिया। दिस पॉइंट पे मैंने क्या उल्टा कर दिया सब चीजों को। देखो रो था 1 अपॉन में रो बन गया, रो था 1 अपॉन में रो बन गया, वही रेजिस्टेंस क्या नीचे चला गया, लेंथ ऊपर आ गई और एरिया क्या नीचे आ गया। इस फॉर्मूले को मैं आगे सारा रफ करके ऊपर लिख देता हूं, देखना जरा। जो मैंने मोलर कंडक्टिविटी अभी रफ करवाया है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, यहीं से उसके कॉन्सेप्ट था, तभी मैंने दोबारा बताया है ये। देखो भाई, देखो भाई, मेरा फॉर्मूला बन के आया था 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन में R L अपॉन में A, L अपॉन में A। यही फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था। देखो अब 1 अपॉन में जो रेजिस्टिविटी होती है ना, वो क्या होती है, वो क्या होती है कापा K के इक्वल। वो क्या होती है K के इक्वल। K क्या होता है, K क्या होता है मोलर, K क्या होता है मोलर नहीं, कंडक्टिविटी, खाली कंडक्टिविटी। K क्या होता है कंडक्टिविटी। ध्यान से समझ लेना, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर मैं रेजिस्टिविटी का इनवर्स कर देता हूं तो वो क्या बनाता है कंडक्टिविटी। और मैं इसको क्या कह देता हूं, और मैं इसको क्या कहता हूं, इसका नाम क्या होता है कापा, इसका नाम क्या होता है कापा। और इसको किस नाम से बुलाते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल दिया जाता है। इतनी सी बात क्लियर हुई क्या, इतनी सी बात क्लियर हुई तो बताना, इतनी सी बात क्लियर हुई तो बताना। देखो 1 अपॉन में रो को मैं क्या लिख सकता हूं के, अभी वहां पे मैंने डिस्कस किया। और जो 1 अपॉन में R होता है ना, 1 अपॉन में R क्या होता है बोल दो C का कहने से मतलब क्या है कंडक्टेंस। C क्या है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस एंड द कंडक्टेंस आर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो मैं 1/R को क्या लिख सकता हूं कंडक्टेंस, 1/R को कंडक्टेंस लिखता हूं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय C। और जो हमारा L/A है ना, L/A है, उसको मैं क्या लिख देता हूं, उसको मैं क्या लिखता हूं x
एल बाई ए को मैं पहले ही बता चुका हूं, दिस इज व्हाट कॉल्ड सेल कांस्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। तो मैं क्या लिख देता हूं, एक्स। दिस फॉर्मूला मैं पहले ही बता रहा हूं, इस फॉर्मूले पे कम से कम मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में, यूं लगा लो मोस्टली 80% एग्जाम में इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहीं ना कहीं या फिर यूज हो रहा होगा या फॉर्मूला, या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले से क्वेश्चन यूज हो रहा है। क्या, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई में सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई में सेल कांस्टेंट। अगर मैं थोड़ी कंडक्टिविटी की बात करूं, कंडक्टिविटी मतलब के की बात करूं, काप्पा की, अगर मैं थोड़ी काप्पा की बात करूं, इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आपने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पढ़ी ही होगी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव तो पक्का ही पढ़ी होगी। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी का इतना मतलब यहां समझ लो, बाकी थर्मो में डिटेल में समझा दूंगा तुम्हें। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का यहाँ पे मतलब क्या है कि ये कभी भी डायरेक्टली क्या ऐड नहीं हो सकती। मतलब क्या, डायरेक्टली कभी तुम ऐड नहीं, जो यहाँ पे यूजफुल बात है ना, इंटेंसिव क्यों है और क्या यूजफुल है कि यहाँ पे इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। और क्या है ये कापा, क्या है कापा, क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंट। कापा क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। कापा क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। कापा भाई टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कापा क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ कापा, अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ कापा, देखो कापा क्या है, कापा क्या है 1/r L/A, यही तो है। अगर मैं कापा की यूनिट की बात करूं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, अभी मैंने पिछली स्लाइड में ही डिस्कस किया, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस द यूनिट ऑफ कापा इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एक तो ये यूनिट आ गई। अगर मैं यूनिट डिस्कशन बात करूं कापा की, अगर मैं कापा की यूनिट की बात करता हूं, द फर्स्ट यूनिट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एक बात और देखना, एक बार और देखना, ओम इनवर्स है ना, जो ओम इनवर्स, उसको मैं क्या एस से रिप्रेजेंट करता हूं। व्हाट इज एस, इज इक्वल टू, अगर मैं ओम को एस भी लिख सकता हूं, एस क्या है साइमन, एस क्या है साइमन। Ohm inverse is equal to Simon, which is represented by S. So according to this formula, if we replace the ohm inverse by the Simon, or we can say S, the unit of kappa is Simon centimeter inverse. The unit of kappa is what? Simon centimeter inverse. This unit is very very important. अक्सर जो यूनिट लिखी होती है क्वेश्चन में, या तुम्हें बोल देगा कि इस यूनिट में आंसर निकालो, तो तुम्हें यूनिट में आंसर किस में निकालना पड़ेगा, जो याद रखनी है कापा की, वो कौन सी है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसे। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं किसकी, जो हम डिस्कस कर रहे थे मोलर कंडक्टेंस की, जो हम डिस्कस कर रहे थे मोलर कंडक्टेंस की। क्या हम डिस्कस कर रहे थे, मोलर, तुम कह लो मोलर कंडक्टिविटी भी तुम कह सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी। डिस्कस अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी। दिख रहा है क्या, देखना जरा, दिख रहा है क्या, ओह लाइट सा हो गया मोलर कंडक्टिविटी। एक सेकंड रुकना, थोड़ा इसमें इंक डाल लेते हैं, अभी इंक को थोड़ा डिस्कस करते हैं, यहाँ थोड़ा पानी भी पी लेते हैं भाई। देखो जब क्वेश्चन डिस्कस करने चलेंगे ना, काफी मजा आने वाला है, मतलब बेहद ही इंपॉर्टेंट सा मामला है ये। इंक थोड़ी खत्म हो गई थी, इसमें तो थोड़ी डालने की कोशिश करते हैं। इसी पे भाई लेक्चर के बीच में खत्म होना पड़ता है, आराम दे देते हैं बच्चों को, ऐसी चीज आराम आराम है भाई।
बड़ी इंक पीता है भाई, ये भी बड़ी ज्यादा ही इंक पी लेता है ये। देखो भाई, इंक डालना भी सिखा रहा हूँ तुम्हें, कैसे मार्कर में इंक डलती है। ऊपर से खुलता है और फिर ऐसे बंद हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दो। अभी ये ठीक हो जाएगा, अभी ये ठीक हो जाएगा। हो जाओ भाई, चलो भाई चलो, आ जाओ भाई बैक। मोलर क्या, मोलर कंडक्टिविटी, वी हैव टू डिस्कस क्या, मोलर कंडक्टिविटी, वी हैव टू डिस्कस क्या, मोलर कंडक्टिविटी। क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो मैं पहले अभी डेफिनेशन बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले में, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ड्यू टू किसकी वजह से, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो मैं इलेक्ट्रोलाइट बता चुका हूं तुम्हें क्या होती है, इससे थोड़ी देर पहले मैंने इलेक्ट्रोलाइट बताया था। जब कंडक्टिविटी, जब कोई भी कंडक्टिविटी किसकी वजह से हुई, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमने वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है तब मैं उसको क्या कह देता हूं, वहां पे क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूले की बात करूं तो विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, डेल्टा से m, एंड दिस फॉर्मूला इज कापा अपॉन में मोलैरिटी, कापा अपॉन में मोलैरिटी। m is represented what, molarity, m is represented what, molarity, not molarity, it is molarity, and this molar conductance is represented by डेल्टा m। ऐसा सा स्ट्रक्चर तुम्हें, ऐसा सा सिंबल तुम्हें दिखेगा मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई, इतनी सी बात क्लियर हुई क्या, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। अगर मैं डिस्कस करूं, कई बार तुम्हें जो मोस्टली ऐसा भी दिखता है फॉर्मूले में, k मल्टीप्लाई में m मल्टीप्लाई में 1000, मल्टीप्लाई में 1000, ऐसा भी देखने को मिलता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। देखो इसका पीछे रीजन क्या है, जब ये मोलैरिटी, जब यहाँ पे जो वॉल्यूम टर्म यूज होती है, अगर वो मीटर में है तब तो तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है सीधा k अपॉन में मोलैरिटी, k अपॉन में मोलैरिटी। अगर ये मोलैरिटी यहाँ पे क्या सेंटीमीटर की फॉर्म में हो, जो यहाँ पे वॉल्यूम है, जो मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आती है, मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आती है, अगर वो सेंटीमीटर में दे रखी हो, अगर वो सेंटीमीटर में हो तो क्या करना है, मल्टीप्लाई में 1000। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, अगर मीटर में हो तो सीधा चलने देना k अपॉन में मोलैरिटी, अगर सेंटीमीटर में दे रखी हो। देखो जो ज्यादातर यूनिट होती है, जो ज्यादातर फॉर्मूला यूज होगा वो नीचे वाला होगा, ज्यादातर फॉर्मूला जो यूज होगा वो कौन सा, नीचे वाला होगा, क्योंकि अक्सर सेंटीमीटर में ही पूछ लेता है। जो इसकी क्या, जो यहाँ पे होगी वो क्या होगी, ये वाली यूनिट होगी। और क्या डिस्कस करना है, और क्या डिस्कस करना है, आगे डिस्कस करता हूँ यूनिट के बारे में, कि यूनिट निकालते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी की मैं यूनिट पे चलता हूं। अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट की बात करता हूं, देखना मोलर कंडक्टिविटी का भाई फॉर्मूला पढ़ा मैंने, के अपॉन में क्या, अपॉन में क्या बोलो यार, अपॉन में मोलैरिटी मल्टीप्लाई में 1000। कापा की अभी हम यूनिट पढ़ते आए हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कापा की यूनिट पढ़ी है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। वहीं अगर मोलैरिटी की बात करूं, मोलैरिटी की अगर मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा डिस्कस कर दूं, मोलैरिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मोल्स की बात करूं तो ऊपर क्या मोल, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम मेरी क्या लीटर में है, लीटर में है। देखो लीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लीटर को मैं लिख सकता हूं सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई में 1000, मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। तो यहाँ नीचे जो यूनिट आती है क्या आती है, मोल सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या मोल पर लीटर होगा, मोल पर लीटर, हाँ नीचे मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसी सी यूनिट आती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखूं तो क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, देखना जरा, मोल और मल्टीप्लाई में क्या सेंटीमीटर का क्यूब।
अगर मैं सेंटीमीटर को जस्ट अगर यहाँ पे लिखता हूं तो मुझे क्या माइनस साइन लगाना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा। आगे अगर मैं यूनिट की इसकी बात करूं तो ओवरऑल यूनिट निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर का स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट निकल के आती है। साइमन सेंटीमीटर का इनवर्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई में मोल इनवर्स। देखो ऊपर में लिख देता हूँ यूनिट, यहां लिख देता हूँ यूनिट क्या होती है, जो कि हमारी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है, साइमन सेंटीमीटर का माइनस का 2 मोल इनवर्स, ये यूनिट हमारी क्या निकल के आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो कापा की यूनिट जो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, और एक ये वाली इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट है। यूनिट कन्वर्जन फिजिकल केमिस्ट्री अगर तुम पढ़ रहे हो तो वहां पे यूनिट कन्वर्जन तो बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो आज का जो थ्योरी पार्ट था तो वो मैं डिस्कस कर चुका हूं, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल से डिस्कस करते हैं। देखो भाई, देखो भाई, देखो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो भी आज हमने पढ़ा उस पर एक क्वेश्चन। देखो फिजिकल केमिस्ट्री बिना क्वेश्चन के तो चल ही नहीं सकती। देखो थ्योरी जितनी हो रही है उस पर क्वेश्चन तो बनता है, एक क्वेश्चन तो बनता है। if you give an electrolyte which has if you give an electrolyte of देखो अपने मन से क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम लगता है, वही देखना बनाऊंगा बढ़िया सा क्वेश्चन। इफ यू गिव एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 0.2 मोलर, the resistance of this electrolyte is 100 ohm. The resistance of the electrolyte is 100 ohm. The value of cell constant is what? The value of cell constant is 5. The value of cell constant is 5 centimeter inverse. The value of cell constant is 5 centimeter inverse. The value of L is cell constant is 5 centimeter inverse. You have to find the molar conductivity. Find the molar conductivity in साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर इनवर्स का स्क्वायर मोल इनवर्स। जल्दी से क्वेश्चन ट्राई करने शुरू कर दो, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। अरे लोड्स ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे ऐसे तो तुम्हें, मतलब इसी से ही मिलेंगे सारे के क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को फिर से रीड कर देता हूं। इफ यू गिव एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 0.2 मोलर जो मोलैरिटी की यूनिट होती है मोलर, वो है 0.2। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट इज 100 ओम। 100 ओम का तुम्हें रेजिस्टेंस दे रखा है। द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इज 5 सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी इन साइमन। यूनिट भी दे दी है, देखो यूनिट कन्वर्जन, जो यूनिट अब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम्हें सब कुछ गिवन है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी इन साइमन सेंटीमीटर का -2 मोल इनवर्स। फटाफट से लग जाओ, बड़ा इजी सा मामला है क्वेश्चन का। देखो कैसे होगा, देखो कैसे होगा सॉल्यूशन। देखो तुम्हें क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे दिया 100 ओम, L/A दे दिया व्हाट, L/A कितना है 5। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, कापा इज इक्वल टू 1/r
मल्टीप्लाई एल अपॉन में। अगर इस फॉर्मूले से चलूं तो कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 100 एल कितना है, एल अपॉन में ये कितना है 5। तो कापा कितना आ गया मेरा 5/100। कापा कितना आ गया मेरा 5/100। ये मेरी आ गई कापा की वैल्यू। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, बोलो यार। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है कापा अपॉन में मोलैरिटी मल्टीप्लाई में क्या 1000। अब अगर इस फॉर्मूले से चलो, तुम इस फॉर्मूले से चलो, बताना कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना वीडियो के बाद। अगर तुम्हें ना समझ में आए तो मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में फिर से ये एग्जांपल डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो अब तुम्हारी मोलर वही हमें कापा निकालना क्या 5/100, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाली 5/100 मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइडेड बाय क्या, तुम्हें मोलैरिटी गिवन है क्या, यस वी हैव गिवन है मोलैरिटी 0.2 की तुम्हें क्या मोलैरिटी गिवन है। इफ यू सोल्व दिस स्टेटमेंट यू फाइंड कर सकते हैं आप। देखो कैसे, अगर मैं सॉल्यूशन भी कर दूं, सॉल्यूशन करना चाहिए, देखो यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए, सॉल्यूशन आपको भी करना चाहिए और मुझे भी आपके साथ करना चाहिए। होगा कि इससे क्या हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री को सोल्व करने की मतलब आंसर निकालने की क्या हमें ज्यादा इजी हो जाते हैं। देखो 2 0 से 2 0 कट गया, जो हम सोल्व करते हैं बचपन से 5 0। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 250 साइमन सेंटीमीटर का 4 मोल इनवर्स। तो आंसर इसका क्या है, आंसर जो इसका था, आंसर था, देखो मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ। जो इसका आंसर था ना, आंसर ओवरऑल इसका आंसर था वो क्या था 250 साइमन सेंटीमीटर का -2 मोल इनवर्स। देखो यूनिट को साथ जरूर लिखना, यूनिट को लिखना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या था 250। आई होप कोई दिक्कत हो ना इस क्वेश्चन में, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही हो तो आप बोल सकते हैं, चाहे वो स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर चल रहे हो, चाहे बायो इनऑर्गेनिक के लेक्चर चल रहे हो। अगर आपको किसी में भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली आंसर मिलेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं आप सबसे। देखो स्टीरियो केमिस्ट्री के हमने 6 लेक्चर हो गया, बेहद इंपॉर्टेंट चल रही है स्टीरियो केमिस्ट्री। रिप्रेजेंटेशन में पहुंच गया, वहीं बायो इनऑर्गेनिक के एंजाइम्स चल रहे हैं, 9 एंजाइम्स हो चुके हैं, उसकी भी वीडियो आ जाएगी, उसको भी बेहद पढ़िए डिटेल में। हमारी फिजिकल केमिस्ट्री तो आज स्टार्ट हो चुकी है, मजे लीजिए बस, आप तो पढ़ते ही जाइए।